Hello, good morning students. Today we'll study Geography Chapter 5 Class 6 Major Domains of the Earth Part 2. Part 1 में हमने देखा मेजर डोमेन्स कौन कौन से थे. लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, है ना. एंड एटमॉस्फेयर, the gaseous layer that surrounds the earth is called atmosphere, and hydrosphere water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called hydrosphere. And what do you mean by biosphere? The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together is called biosphere. In lithosphere we have seen lithosphere is divided into two parts, that is a main division, continents and ocean basins we have seen in first part. And name the continents: Asia, Europe, Africa, South America, North America, Australia, Antarctica we have studied. And उसमें हमने देखा था, ये वर्ड बार बार आ रहा है इसलिए आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. इस्तमस में क्या बताया था? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक नैरो स्ट्रिप है, लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस. एक लैंड है जो टू लैंड मासेस को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं इस्तमस. यहाँ पर पनामा इस्तमस है. और इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिए क्या है, स्ट्रेट है. ए स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, सी एंड ओशंस. स्ट्रेट किसको बोलते हैं? द स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर. एक पैसेज है वाटर का जो टू लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ता है, सी एंड ओशन को जोड़ता है. ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट. ये चीज आपको याद रखना है, स्ट्रेट और इस्तमस किसे कहते हैं. अब हम देखेंगे ओशंस. ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. आपको पता है जिस हिस्से में पानी है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. आपको पता है ओशंस जो है, सब ओशंस क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है. द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो ओशंस वाटर है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करती रहता है ना. The three chief movements of the ocean waters are the waves, tides and ocean currents. अब किन वजह देखो, oceans are part of the hydrosphere. The ocean waters are always moving. ocean water जो है वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता रहता है, घूमते रहता है. और इसकी तीन वजह है, मेन पार्ट्स है, मेन कारण है. क्या क्या है? वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स. वेव्स को आपको पता है, जब लहरें आती हैं, आप जाते होगे, देखो आपने ओशंस के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाके आपने देखा होगा कि वहाँ पे लहरें उठती हैं ना, वेव्स. उसकी वजह से भी पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, दैट इज वेव्स. और टाइड्स, टाइड्स क्या है? इज अ रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर. ठीक है, कभी पानी का ऊपर जाना और कभी नीचे आना. रिथमिक फॉल ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ water is known as tides. and एक होता है ocean currents. ocean currents क्या है? जो oceans या समुद्र में जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, उसे हम कहते हैं oceans current. the 5 major oceans are, 5 major oceans बता रहा है. Pacific Oceans, the Atlantic Oceans, the Indian Oceans, the Southern Ocean and the Arctic Oceans. In order of their size. इनके साइज सबसे बड़ा क्या दिखा रहा है? Pacific Oceans. Okay. According to their size. The Pacific Ocean is the largest ocean. आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए. The Pacific Ocean is the largest oceans. It is separated over 1/3 of the earth. ये किससे सेपरेट है? इसके 1/3 ऑफ अर्थ से सेपरेट है. मैरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन. फर्स्ट वीडियो में आपको हमने दिखाया था कि मैरीना ट्रेंच जो है, मैरीना ट्रेंच एक डीपेस्ट, आपको पता है कि वो इतना डीपेस्ट है
कितना डीपेस्ट है, उसका गहराई कितनी है, समुद्र के अंदर की जो गहराई है, कितनी गहराई थी, 11,022 मीटर्स गहराई थी। कहाँ की, मैरीना ट्रेंच। और वो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है, जिसमें हमने बताया था कि यदि हमने पूरे हम माउंट एवरेस्ट को भी पूरा हम उसमें डुबा देंगे उल्टा करके, तो हमारा माउंट एवरेस्ट भी उसमें डूब जाएगा, क्योंकि सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बताई है, 8,848। तो हम उसको पूरा उल्टा भी कर देते हैं तो हमारा जो मैरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन इतना डेप्थ है उसमें कि पूरा का पूरा उल्टा माउंट एवरेस्ट भी उसमें डूब जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो आपका सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। और मैरीना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। इसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स। द पैसिफिक ओशन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। इसका शेप कैसा है, सर्कुलर इन शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। देखते हैं इसका मैप होगा, देखिएगा। ये देखिए है यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको, ये देखिए पैसिफिक ओशन है यहाँ पे। ये तो अभी प्लेन पेपर में ही, यदि ये एटलस के रूप में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पेज इससे जाके चिपक जाएगा। इसको गोल करके देखिए तो पैसिफिक ओशन इधर भी है और आपका इधर भी है ना। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ये देखिए पैसिफिक ओशन इस तरीके से है। पैसिफिक ओशन ये पूरा राउंड शेप में है आपका पैसिफिक ओशन, क्लियर। और यहाँ पर क्या बता रहा है आपका पूरा कि किससे है आपका, देखिए वहाँ पर एशिया भी है। ये गोल है, देखिए यहाँ पर एशिया आ गया, रुकिएगा यहाँ पे देखिए ये है आपका सर्कल के शेप में, बोलता है इस सर्कुलर शेप में। यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका है आपका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। तो ये पूरा टच करता है, ये सर्कुलर शेप में है आपका पैसिफिक ओशन। इट लुक एट द मैप एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। ये देखिए है ना। और ये है आपका मैरीना ट्रेंच। इसकी इतनी गहराई है यहाँ पे कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगा। ये है मैरीना ट्रेंच। द अटलांटिक ओशन, आपको किस ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट इज द पैसिफिक ओशन एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज द अटलांटिक ओशन. It is flanked by the North and South America on the western side. ये कहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है। क्या है, अटलांटिक ओशन। ये आपको मैप में दिखाऊंगे अभी। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और यूरोप और अफ्रीका उसके ईस्टर्न साइड्स में है। The coastline of the Atlantic Ocean is highly indented. Indented है वो। This irregular and indented coastline provides ideal location for the natural harbors and ports. From the point of view of the commerce, it is a busiest oceans. आप ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका मैप। दिस इज द पैसिफिक ओशन एंड दिस इज द अटलांटिक ओशन। अब क्या कह रहा है, देखिए अटलांटिक ओशन में क्या बता रहा है आपको, ये एस से फॉर्म करता है। यहाँ से देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कहाँ पर बोल रहा है, वेस्टर्न साइड में इसके नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, क्लियर। और यहाँ पे वेस्टर्न साइड में क्या है, यूरोप है और अफ्रीका है, क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ यूरोप है और यहाँ अफ्रीका है। और ये कैसा शेप फाउंड करता है, एस शेप फाउंड करता है, एस के शेप में है। वो सर्कुलर शेप में था पैसिफिक ओशन, ये एस शेप में है। और यहाँ पे ये इस तरीके से कोस्ट लाइन है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटेंडेड है। इंटेंडेड मीन्स क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से ये इंटेंडेड है, इसे कहते हैं इंटेंडेड, क्लियर। मतलब एक सीधा सीधा रहेगा। मान लीजिए कोस्ट लाइन जो है समुद्र के किनारे, यदि सीधा सीधा प्लेस होगा तो यहाँ पर कोई पोर्ट आपको जहाज लाना है, ये लाना है, इसके लिए हमको इसको क्या, जमीन को कट करना पड़ेगा, तब हम इसके अंदर लगाने के लिए बना सकते हैं पोर्ट को। लेकिन
यहाँ देखिए इसको उसके, लेकिन यहाँ का कैसा रहता है, इंटेंटेड है, इंटेंटेड है ये, कि मतलब यदि कोई भी पोर्ट आता है तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर, ये यहाँ आके लग जाएगा, इसके लिए हमको बनाना नहीं पड़ता है। ये इंटेंटेड है, इसका मतलब हाईली इंटेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंटेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स द आइडल लोकेशन, इसके लिए नेचुरल हार्बर का काम करता है। यहाँ पे हम जहाज वगैरह आसानी से उतार सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अब यहाँ पर जहाज या बाहर से आने वाला, और इसलिए इसको ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेड करना, बिजनेस करना। तो ये सबसे अच्छा पोर्ट है, वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इसको कहा जाता है कि बिजिएस्ट ओशन है। क्लियर, अब देखिएगा, क्लियर है। अब देखिए इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इज ओनली द ओशन, ये इंडियन ओशन से हमारा इंडिया का नाम आ रहा है, तो इससे आप पता चल रहा है कि इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है, हमारे इंडिया के नाम पे ही रखा गया है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ये कैसा शेप का है, ये ट्रायंगुलर शेप है, आप शेप्स भी याद रखिएगा, ट्रायंगुलर शेप्स है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, और नॉर्थ में क्या है, एशिया। इन द वेस्ट अफ्रीका एंड द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, अब देखिए इसकी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये देखिए इंडियन ओशन है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, इसका ट्रायंगुलर शेप में बनता है। ये किस शेप में आता है, ये इस तरीके से, ये ट्रायंगुलर शेप में ये बनता है। क्लियर, और आपको ये है, और एक ये आपको मैं बताती हूँ एक चीज, आपने देखा ये, और ये जो पैसिफिक ओशन का था, आपने देखा था ये रिंग है ये ना, पैसिफिक ओशन के बारे में आपको एक चीज बता रही हूँ, ये सर्कुलर शेप था, तो यहाँ को इसको क्या, इसको और भी क्या बोला जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है इसको। ये रिंग शेप बनाता है यहाँ पे, तो इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अपन का ये वॉल्केनो है, अर्थक्वेक है, तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे हमारी जो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोला जाता है इसको, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये है जो प्लेट बाउंड्री है, इसी कहा कहते हैं, यहाँ पर ये प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पे लिथोस्फीयर प्लेट है, यहाँ पे जो लिथोस्फीयर प्लेट है, यहाँ पे जो जिस पर पृथ्वी हमारी तैर रही है, एक प्लेट है लिथोस्फीयर प्लेट, और ये यहाँ पर कैसे है, जॉइंट पे है, ये कैसे बने हुए जॉइंट्स है ना, जैसे ये दो के प्लेट के बीच में जॉइंट्स हैं, ये दो प्लेटें हैं, इसके बीच में जॉइंट्स बने हुए हैं। जॉइंट्स के कारण क्या होता है, ये हमेशा उल्टे रहता है ना, हिलते रहता है। तो इस यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्लियर, अब मैं आपको इंडियन ओशन दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इंडियन ओशन है, ये यहाँ इंडियन ओशन हमारा ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है हमारा इंडियन ओशन। और यहाँ पे क्या बता रहा है, द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में ये पूरा क्या है, ऊपर एशिया है, और इन द वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पर ये देखिए वेस्ट साइड है, यहाँ पर पूरा अफ्रीका है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर, ये चीजें आपको याद रखनी है ना। अब देखिए, द सदर्न ओशन encircles the continents of Antarctica and extends northward to 60 degrees south altitude। ठीक है, ये दोनों मैं आपको पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। द सदर्न ओशंस एनसर्कल, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका, सदर्न ओशंस दिखा रही हूँ ना, आप सदर्न ओशंस देखेंगे, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये आपका देखिए आर्टिक ओशन है, ये आपका सदर्न ओशन है। ठीक है, द सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है,
and extends northward to the 60 degrees of the south latitude. आप जब ग्लोब में देखेंगे तो नीचे का हिस्सा जो पूरा है आपका ग्लोब का साउथ लैटिट्यूड का, ये वहां पे लाई करता है, ये सदर्न ओशंस है। क्लियर? ये है सदर्न, और ये है आपका आर्टिक, आर्टिक ओशन है ये आपका, देखिए ये है आपका आर्टिक ओशन। क्लियर? यहाँ देखिए आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। ये कहाँ पर है? ये ऊपर में जो आर्टिक सर्कल है ये वहां पर है, आर्टिक सर्कल में बना हुआ है आर्टिक ओशन। सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ये कहाँ पे है? पूरा जो नॉर्थ पोल पे है। कहाँ पे है ये? नॉर्थ पोल पे है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। पता है अभी स्ट्रेट मैंने हमने जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट क्या होता है। यहाँ पर भी बता रहा है कि देखिए स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, एक पैसेज है, पानी का पैसेज है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जो लार्ज वाटर बॉडीज को सी और ओशन को जोड़ता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका आपका आर्टिक ओशन में भी यहाँ पे बता रहा है इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो, ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है अपना, है ना। किससे जोड़ा है? स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, इसको बेरिंग स्ट्रेट से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मैप में हम लोग देखते हैं, आपको मैप में दिखाई देगा, देखिएगा। ये देखिए आर्टिक ओशन इधर दिख रहा है, ये देखिए ये आर्टिक ओशन है आपका, यहाँ पे देखिए ये आर्टिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे ये है आपका आर्टिक ओशन, है ना, ये है। आपको मैं बेरिंग दिखाती हूँ कि कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? बेरिंग स्ट्रेट से। और स्ट्रेट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखिए ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये है। क्लियर? ये अलास्का है, ये रसिया है, ये देखिए, ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये कहाँ पे है? ये जोड़ता किसको है? इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच, और कहाँ से? शैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। तो हमने कौन कौन सा ओशन पढ़ लिया? हमने पढ़ा पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है अंटार्कटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड देन आर्टिक ओशन। क्लियर? इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये कहाँ से है? इसका बाउंड्री कहाँ पे है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। अब देखिए एटमोस्फियर, एटमोस्फियर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं द अर्थ सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द गैस कॉल्ड द एटमोस्फियर। जो हमने देखा कि एयर भी है हमारे आसपास, तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? जहाँ पर एयर है, गैसेस है, उसे कहते हैं हम एटमोस्फियर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. ये जो लेयर है, आप देखिए हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। यदि मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे सन का जो रेज आ रहा है, ये सन है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ब्लैंकेट है जिसको कहते हैं हम ओजोन लेयर। किसका है ब्लैंकेट? ओजोन लेयर की एक ब्लैंकेट है, जिससे ये जो सन से आने वाली हार्मफुल रेसेस, अल्ट्रावायलेट रेस, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस आ रही है, हार्मफुल रेसेस आती हैं, उससे ये हमको प्रोटेक्ट करता है। यदि ये लेयर नहीं होती ओजोन लेयर की, तो आज हमको बहुत सारी बीमारियां, स्किन डिजीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती, लेकिन ये ओजोन लेयर से हमको बहुत बचाव मिलता है। सन की जो हार्मफुल किरणें हैं उससे हम बचते हैं। क्लियर? The atmosphere extends up to the height of about 1600 किलोमीटर। जो एटमोस्फियर का हाइट है जहाँ तक जा रहा है ये है
1600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers based on the on compositions, temperature and other properties. जो ये लेयर है एटमोसफियर का, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से. दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस से ये स्टार्ट होता है. जैसे यहाँ देखिए ट्रोपोस्फियर है सबसे लेयर, फिर स्ट्राटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है. ये इसके बारे में आप डिटेल्स क्लास 7 में भी पढ़ेंगे. कितने लेयर्स में है? 5 लेयर्स में है. देखिए अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. क्लियर? द एटमोस्फियर इज कंपोज मेनली ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो एटमोस्फियर में देखिए, यदि आपको इसको क्लियरली से हमसे समझते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे यदि हम जो एरोप्लेन वगैरह उड़ता है ये वो इस लेवल पे जाता है. देखिए कहाँ ट्रोपोस्फियर के लेवल पे है एरोप्लेन वगैरह हम उड़ाते हैं. ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ स्ट्रेटोस्फियर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारा थर्मोस्फियर है. एंटीना, हम ये रडार वगैरह जा रहे हैं हमारे आपका हम जो कनेक्शंस आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो कहाँ पर रहता है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? ये थर्मोस्फियर के लेवल में पाया जाता है. ठीक है, इसमें हमारे जो एटमोस्फियर में मेनली जो गैसेस है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर विच मेक अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर. क्लियर? नाइट्रोजन 98%, ऑक्सीजन 21% है. जो अपन का नाइट्रोजन है यहाँ पे 78% है एंड ऑक्सीजन 21% है. और अदर गैस जो है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ये सब मिला के पूरा 1% है. ठीक है, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while nitrogen helps in the growth of living organism. ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सोचो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये हमारे लिए लाइफ है ऑक्सीजन. लेकिन नाइट्रोजन भी क्या है, बहुत जरूरी है लाइफ ऑर्गेनिज्म के लिए, पेड़ पौधे के लिए, सब चीज के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन द minute amount is important as it's absorb the heat radiated by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इट इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ. और ये जो बहुत सारी जो रेज आती है सन की, वो इसको रेडिएट करता है. देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट्स वार्म. Keeping the planets warm, it is also essential for the growth of the plants. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देखो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और हम गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन प्लांट्स क्या है, हमको क्या देता है? प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन. और प्लांट्स को क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है. The density of the atmosphere varies with the height. अब जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे, यही उसी लेवल का देखो ये सब बता रहा है ना, कितने कितने मीटर पे, कितने माइल्स पे क्या क्या है आपका स्ट्रेटोस्फियर, और ये सब वो दिखा रहा है. जैसे जैसे आपको सी लेवल मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही कि मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका ये आपका कॉन्टिनेंट्स है, जमीन का पार्ट है, ये पूरा सी है ना, पानी है. तो सी लेवल को कहाँ से मानते हैं हम लोग? यहाँ से मानते हैं, जहाँ से सी स्टार्ट होता है इसको हम सी लेवल मानते हैं. तो ये कहा जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. टेम्परेचर जब हम पहाड़ों देखो ऊपर ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है कि नहीं? यू नो द क्लाइंबर्स और एक्सपीरियंस, वहाँ फिर ऑक्सीजन वगैरह की लेवल भी क्या होती, कम होते हैं. जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो क्लाइंबर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? क्लाइंबर इन लोग अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन का लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं.
decrease in the density of the air, they have to carry them the oxygen cylinders to be able to breathe at the high altitude. जब ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है और उनको क्या अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. The atmosphere exerts pressures on the earth. This varies from place to place. और इसका जो है वेरीज करता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर होता है. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from, और हमेशा ये याद रखिए कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है. जो हवा है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर बहती है. ये बहुत ही जरूरी चीज आपको याद रखना है कि एयर जो है वो हमेशा हाई लेवल से लो प्रेशर की तरफ. देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ इसको. ये देखिएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे मूव करती है. अब ये मान लीजिए कि एक सतह है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे है ना. ये मान लीजिए यहाँ पर एक सन का रेस पड़ रहा है, ये गर्म हो गई यहाँ पे हवा, सन रेज आ रही है, यहाँ पर गैस जो गैसेस है ये गर्म होकर क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर ट्रेवल करने लगती हैं. और फिर इसके बाद यहाँ से कुछ लेवल के बाद ये डाइवर्ट हो जाती है. डाइवर्ट होने के बाद फिर ये नीचे की ओर आती है, जहाँ पर अब जहाँ से एरिया यहाँ अब यहाँ का दबाव गर्म हो गया तो यहाँ से हवा बढ़कर ऊपर चली गई, फिर ये डाइवर्ट होकर नीचे आ गई, है ना. यहाँ पर कम हुई और ये नीचे आई. उसके बाद यहाँ से ये जो यहाँ जब यहाँ पर ऊपर गई तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया बन गया. यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया बन गया. और जब ये फिर डाइवर्ट होकर नीचे आई तो यहाँ पर अब ये हवा आ रही है नीचे, तो ये कौन सा एरिया बन गया, हाई प्रेशर एरिया. फिर यहाँ से हवा बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहती है. ये हमेशा याद रखिएगा. और जो हवा बहती है उसे हम कहते हैं मूविंग एयर इज नोन एज विंड. बायोस्फीयर डोमेन ऑफ लाइफ, यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है, तीनों चीजें हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. और ये सपोर्ट, यहीं पे लाइफ पॉसिबल है. ओके. बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. मैंने बताया तीनों चीजें यहाँ मिलती हैं ना, लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज इन दिस ओजन दैट लाइफ दैट इज अ यूनिक प्लैनेट एग्जिस्ट. यहीं पर लाइफ पॉसिबल है और यहीं पर जो यूनिक प्लैनेट है दैट इज अवर अर्थ, यहीं एग्जिस्ट करता है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया एंड ह्यूज मैमल्स. यहाँ पर बहुत सारी लाइफ है, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं और बड़े बड़े ह्यूज मैमल्स भी हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म including humans are linked to each other and the biosphere for survival. ये सब चीजें आपस में एक दूसरे पर लिंक्ड है, तभी ये और यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं बायोस्फीयर में. द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर, the organism in the biospheres are mainly broadly by divided into plant. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. ये जो थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, मतलब हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर जो है, अब ये एक दूसरे से हमेशा बोला है कि ईच अदर इंटरेक्ट करते हैं या ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे को, और कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं अपनी, जैसे हमें लकड़ियों के सामान की जरूरत है, हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं घर बनाने हमें, तो हम पूरे जंगलों को काट देते हैं. ठीक है. क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल. और जब ये पेड़ पौधे कट जाते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी बह जाती है. पेड़ जो रहता है वो अपने साथ मिट्टी को अपनी जड़ों में फंसा के रखता है. यदि हम पेड़ पौधे ही काट देंगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, वहां से मिट्टी बह जाएगी. सिमिलरली द अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज, लाइक फिर वहां पर कभी अर्थक्वेक, कभी कहीं पर वल्कनो, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल क्लाइमेटीज भी होती हैं.
For example, there could be the submergence of land has happened in case of the tsunami recently. Tsunami आ गया, पानी से पूरा सब कुछ बह गया. As happened in case of tsunami recently, parts of the Andaman and Nicobar Island were submerged under the water. कुछ चीजें जो है पानी के अंदर चली जाती हैं. सुनामी आएगा, पूरी पानी पानी से भर जाएगा. Discharge of water of waste material into the lakes and the rivers makes the water. अब जो हमारे इंडस्ट्रियल्स है वहाँ से जो केमिकल्स निकलते हैं वो हम पानी हमारी नदियों में चले जाते हैं, है ना, रिवर्स में चले जा रहे हैं, तो उसको गंदा करते हैं, तो वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर जो पीने लायक नहीं रहता ह्यूमन बीइंग के. इट ऑल्सो इज डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ अब, तो इससे हमें ही नुकसान होता है. ये मेंशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, वही बताया मैंने कि इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकल रहा है, थर्मल पावर से, प्लांट से, व्हीकल्स का पोल्यूशन, ये एयर को पॉल्यूट करता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट. यदि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है लेकिन ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यदि एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा. हम लोग कहाँ से ब्रीथ कर पाएंगे? यदि सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा तो हम लोग ब्रीथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए. लेट्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, और इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म ज्यादा हो जाएगा. दिस टेंड टू बी द ग्लोबल वार्मिंग. देयर इज थस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू द मेंटेन द बैलेंस. इसलिए बार बार हम आजकल हम देखते हैं कि सब कहते हैं कि पेड़ बचाओ, पेड़ को नहीं काटना है, यदि पेड़ कट जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, है ना. तो हम लोग को जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको खराब नहीं करना है. जो पीने लायक पानी है उसका भी हम लोग को क्या है, इस्तेमाल करना है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है उसको. द एटमॉस्फेयर बैलेंस तक तभी क्या है जब यदि हम रिसोर्सेज का ठीक से यूज करेंगे एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर. मतलब हम लोग को तीनों डोमेन्स में, मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में बैलेंस बनाकर रखना होगा. ये था आपका ये पूरा चैप्टर. आप इसको अपनी बुक से रीड कीजिएगा और एक एक लाइन को पढ़िएगा ताकि आप फिलअप्स वगैरह अच्छे से कर पाए.